तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। ये मेरा लास्ट सेंटेंस था पिछली क्लास में। तो हम ग्राफ से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमें पेपर में मैथ के इस्तेमाल से ही ये निकालनी होती है, प्रैक्टिकली नहीं निकालनी होती है। तो पेपर में हमें कोई तरीका पता होना चाहिए जिससे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकें वीक इलेक्ट्रोलाइट के। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, इसको एक सिंपल सेंटेंसों में समझ लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है, जैसे मैंने ये साइन बनाया डेल्टा नॉट CH3COOH, इसका मतलब हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 1 मोल CH3COOH लूं और जब ये पूरी तरह आयन में टूट जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेगा या करवाएगा, और अगर सिंपल मोलर कंडक्टिविटी होती, अगर ये नॉट ना लगा होता, तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूटने की जरूरत नहीं होती है, बस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना जरूरी होता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट गया हो। दोबारा सुन सकते हैं आप इस डिफरेंस को। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसका पूरी तरह टूटना जरूरी नहीं है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट चुका हो, जितने पॉसिबल आयन दे सकता है दे चुका हो, उसके बाद उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी वो कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हर इलेक्ट्रोलाइट की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट होती है। डेल्टा एम, डेल्टा नॉट ना लगा हो तो वो कांस्टेंट नहीं होता। मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कभी ज्यादा आयन दे सकता है कभी कम, लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे वो मैक्सिमम आयन दे चुका होता है। अब सुनिए, जब एक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर पहुंच जाता है, यानी पूरी तरह टूट जाता है, तो जो भी ये वैल्यू देता है मोलर कंडक्टिविटी की, लेट सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर आपको यूनिट नहीं याद है या नहीं पता है तो मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं कुछ भी बोलता हूं। ये यूनिट अगर आपको याद नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। ये यूनिट है लिमिटिंग मोलर या मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये वैल्यू दे रहा है ये, तो इस वैल्यू को देने में 2 लोगों का हाथ है। एक तो CH3COO माइनस का और एक H प्लस का। यानी कि कोलराज ने ये लोगों को समझाया कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट जाता है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आती है, वो मोलर कंडक्टिविटी 2 वैल्यूज का सम होता है। एनायन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की है और कैटायन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की है, यानी दोनों का सम है ये। और इसको कहते हैं आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक। भाई एक जिसका भी माइक खुला हो बंद कर लो। तो ये बताते रहना है मेरे को है कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। एक फाइनली मैं हर टॉपिक के बाद पूछूंगा। इसको आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, लैम्डा है डेल्टा है ना, जो भी है। तो ये कोलराज ने लोगों को समझाया कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट जाता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट के एनायन और कैटायन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एनायन कंडक्ट करवाता है, कुछ कैटायन। चलो ये तो पहली बात हो गई कि उसने ऐसा बोला, बच्चे समझ गए, कोई बड़ी बात भी नहीं है। कुछ एनायन कंडक्ट कराता होगा, कुछ कैटायन। मगर
कोलरास ने बोला कि जो वैल्यू आयनिक कंडक्टिविटी की CH3COO माइनस देता है वो हमेशा सेम होती है। मीनिंग अगर CH3COO माइनस Na+ के साथ है तो भी वो उतनी ही वैल्यू देगा कंडक्टिविटी की जितनी वो H+ के साथ दे रहा है। अगर CH3COO माइनस सर क्लास में इन कर लो NH4+ के साथ है, अगर CH3COO माइनस NH4+ के साथ है तो भी वो वही वैल्यू देगा इलेक्ट्रिसिटी की जितनी वो यहां दे रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि लैम्डा नॉट CH3COO माइनस हर जगह बदलता है, सेम बात H+ के लिए है। तो अगर हर जगह CH3COO माइनस इतनी ही वैल्यू देता है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनका आपस में संपर्क नहीं रहता। CH3COO माइनस अलग घूम रहा होता है जितने भी होते हैं, और H+ जितने भी होते हैं वो अलग मूव कर रहे होते हैं। तभी तो निकाली जाती है ये वाली वैल्यू, जब आयंस का आपस में संपर्क ना रहे, ये जुड़े ना। और जब इनका आपस में कांटेक्ट ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि CH3COO माइनस किसके साथ है, क्योंकि जो जिसके साथ वो है उससे उसका कांटेक्ट ही नहीं रहेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। तो हमेशा एसीटेट आयन या H+ आयन एक फिक्स वैल्यू ही देते हैं। तो अगर हमें ये वैल्यूज अलग अलग पता हो, यानी दुनिया में जितने भी आयन्स हैं कैटायन और एनायन, अगर हम उनकी आयनिक कंडक्टिविटी निकाल के लिख लें तो फिर हम उन आयनिक कंडक्टिविटीज को जोड़ जोड़ के, जैसे अगर मैं एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी H+ की कंडक्टिविटी निकाल के लिख लूं तो फिर मैं उन्हें जोड़ जोड़ कर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पता कर सकता हूं। ये बात आ रही है समझ में? बताओ एक बार जो भी मैंने बोला है। तो यहां जो मैंने, अब आप पता नहीं आपने क्या समझा है, किस बात पे आपने हाँ की है, लेकिन आपको हाँ जो करनी है वो इस बात पे करनी है कि आपको ये समझ आ गया है कि सर जो आयंस होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू देते हैं आयनिक कंडक्टिविटी की। जितने भी आयंस हैं इसमें से ये एक मोल लोगे तो ये भी एक मोल ही बनेगा। तो एक मोल एसीटेट आयन हमेशा एक फिक्स वैल्यू देता है कंडक्टिविटी की। तो अगर आप ये वैल्यू निकाल के लिख लें, निकाल लें जैसे भी आप निकालते हो, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल निकाला जाता है, ऐसे ही सबकी अगर आयनिक कंडक्टिविटी निकाल लें तो उन आयनिक कंडक्टिविटीज को जोड़ जोड़ के इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बनाई जा सकती है। इसमें एक बात मैं लिख देता हूं यहां पर कि CH3COO माइनस किसी भी दूसरे आयन के साथ क्यों ना हो ये लैम्डा नॉट CH3COO माइनस सेम रहता है। अब अगली बात सुनना, मगर इन्हें निकाला कैसे जाए? सवाल ही तो ये है, जब इन्हें ही अलग अलग निकाला जा सकता है तो फिर इसे भी निकाला जा सकता होगा एक साथ, तो इसे ही क्यों ना निकाल लें डायरेक्ट? इसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो पहला स्टेप है कि हमको ये समझ में आया कि अगर इनकी अलग अलग आयनिक कंडक्टिविटी जोड़ दी जाए तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, और हमें अलग अलग बार बार निकालने की जरूरत नहीं है इनकी आयनिक कंडक्टिविटी। एक बार निकाल लें इनकी आयनिक कंडक्टिविटी तो वो हर इलेक्ट्रोलाइट में काम आएगी, जहां जहां एसीटेट आयन होगा या जहां जहां H+ आयन होगा। तो क्या मैं अब इनकी वैल्यूज निकालूं और इनको जोड़ूं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इनको निकालूं अलग अलग और जोड़ूं। अब देखना कि जोड़ना कैसे है। इनको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको बिना निकाले ही इनको जोड़ा जा सकता है। देखना कैसे? एक एग्जाम्पल है किताब में, और वो है ये कि
भाई इस टाइमिंग पर जिस जगह पर हम चल रहे हैं, आपकी ये हरकतें, लेट आना या क्लास छोड़ देना, आपको बहुत भारी पड़ेंगी। देखिए, मान लीजिए कि मेरे को लैम्डा नॉट NaCl मालूम है और मेरे को लैम्डा नॉट HCl मालूम है, देखते जाना, और मेरे को लैम्डा नॉट CH3COO मालूम है। लैम्डा नॉट NaCl है। अभी इन सारी बातों का जो मैं बोल रहा हूँ उनका मीनिंग निकलेगा। अभी तुम्हें थोड़ी मीनिंगलेस सी लग रही होंगी मेरी बातें कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी देखना, बिल्कुल सही समझा रहा हूँ मैं जो समझा रहा हूँ। ये मेरे को कैसे मालूम है? दरअसल ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इनकी मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से निकाली जा सकती है और इन्हीं की मोलर कंडक्टिविटी की मदद से मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी याद करते हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनकी वैल्यू कैसे पता है? क्योंकि ये ग्राफ से निकल जाती है। तो इनका क्या करूं मैं? इन तीनों वैल्यूज से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा मैं। क्या निकल जाएगी? देखते हैं। अच्छा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगर मानो कि मैं दिमाग लगाऊं और मैं दिमाग लगा के ऐसा कर दूं कि मैं लैम्डा नॉट CH3COONA वाली वैल्यू में से ये वैल्यू प्लस कर के डेल्टा नॉट, पता नहीं डेल्टा लैम्डा, पागल हो जाऊंगा मैं तो, ये दोनों वैल्यू को प्लस करके इसको माइनस कर दो और फिर मैं एक आपके लिए स्टेटमेंट दूं कि ऐसा करने का मतलब ही ऐसा करना है। सुनना फिर से मेरी बात, ऐसा करने का मतलब ये करना है, यानी इन दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ना है। अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस कर दूं इसमें और माइनस कर दूं इससे, तो ऐसा करने का मीनिंग ही ये करना है। और ये करने का मीनिंग मतलब इनको जोड़ना, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ना है। और इनकी आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ने का मतलब आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, मगर ये करने का मतलब ये करना कैसे है? ऐसे। अगर मैं इसको खोलूं तो मैंने लैम्डा नॉट, ये जो वैल्यू है ये सम है, ये मुझे कॉलरास ने बताया कि ये सम है इन दोनों का, यानी जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी और Na+ की कंडक्टिविटी के प्लस का सम है। प्लस का सम देखा मेरा सेंटेंस, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ओ, ये H प्लस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, और माइनस लैम्डा नॉट Na+, और यहां वैसे प्लस आता लेकिन ये माइनस की वजह से लैम्डा नॉट Cl माइनस हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो जो इसका रिजल्ट है वो देखो क्या है, इन दोनों का सम है। तो एक तरीके से आप यही तो निकाल रहे हैं, लैम्डा नॉट निकाल लिया आपने CH3COONA, CH3COOH, मगर कैसे निकल गया? ऐसे कि आप वैल्यू डाल दीजिए, इनकी वैल्यू कितनी थी, इसकी टोटल वैल्यू, यानी इतने हिस्से की टोटल वैल्यू कितनी थी? 91, और इसकी प्लस 425.9, NaCl की 126.4। अब जो इनको माइनस करके प्लस करके जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू एक्चुअली में इन दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी का सम आएगा और वो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी। आए समझ में बात क्या कह रहा हूं मैं? चढ़ा बुद्धि में।
इसमें एक बार ये सोच लीजिए कि कोलरास के ने हमारी क्या मदद की। कोलरास ने हमारी ये मदद की कि कोलरास ने हमें बताया कि इनकी आयनिक कंडक्टिविटी का जुड़ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकलना है। यही नहीं, कोलरास ने हमें ये भी समझाया कि अब आप कहेंगे कि ये आयन तो Na के साथ था और वहां पे ये H के साथ है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? कोलरास ने बताया इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एसीटेट आयन कहाँ से लिया गया था, CH3COONA से, और H प्लस लिया गया है HCl से, यानी H प्लस जो HCl में वैल्यू दे रहा है वही यहाँ दे रहा था, और जो एसीटेट आयन CH3COONA में यानी सोडियम एसीटेट में वैल्यू दे रहा है वही एसीटेट आयन यहाँ वैल्यू दे रहा है। ऐसा करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ना, और इन दोनों को यहाँ जोड़ा जाए अलग अलग या यहाँ जोड़ा जाए एक ही बात है। कोई पूछेगा व्हाट इज कोलरास लॉ, तो आप कहेंगे कि कोलरास ने हमें ये बताया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। दोबारा, कोलरास ने हमें बताया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उस इलेक्ट्रोलाइट की आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। ये है कोलरास लॉ। यहां ये स्टोरी खत्म होगी। आपके पास तो दोबारा भी मौका है, आपके पास रिकॉर्डिंग, आप इसे देखिए रात में, उसमें कुछ नहीं करना है, लेट के देखनी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए दोबारा संडे में कोचिंग जाना है। यहाँ तो आप रात में लीड लगाइए, जितनी देर हो सके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये खत्म हो गया। अब एक बात, कुछ फॉर्मूले समझाने हैं मुझे, बहुत छोटे छोटे। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, एक अल्फा होती है चीज, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ, ये एक तरीके से कितना फ्रैक्शन, अरे मैं तो ऐसे लिखूंगा इस स्टाइल से, कितना फ्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक हुआ, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था वो आधा ब्रेक हुआ है या 1/3 ब्रेक हुआ है या 1/4 ब्रेक हुआ है या 100% ब्रेक हो गया है, वो फ्रैक्शन बताना। फ्रैक्शन को आप समझते हैं, आप मोल फ्रैक्शन से काफी फ्रैक्शन को समझ चुके हैं, आपकी 1/4, 1/3, 2/3। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शन क्या बताने वाला है। ये फ्रैक्शन बताने वाला है कि जो एक मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो कितना टूटा है। मान लीजिए कि मैं नीचे लिख देता हूं लैम्डा नॉट NaCl। इसका मतलब ये 1 मोल इलेक्ट्रो, या थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, मोलर कंडक्टिविटी है ये, मोलर कंडक्टिविटी when all electrolyte completely dissociate, जब पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट चुका है, completely dissociate। तो ये लैम्डा नॉट NaCl मोलर कंडक्टिविटी है जब इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट चुका हो। तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ये समझ रहे हो ना, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ सकती है, और इतनी मोलर कंडक्टिविटी आने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के टूटने का फ्रैक्शन क्या है। अगर आपकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ रही है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली टूटा हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने, मान लीजिए किसी बच्चे ने, असीर ने NaCl लिया 1 मोल और 1 मोल की कंडक्टिविटी निकाली, और 1 मोल की जो कंडक्टिविटी आती है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उस मोलर कंडक्टिविटी को ऊपर लिख दिया फॉर्मूले के,
असीर को नहीं मालूम कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या नहीं, और वैल्यू आई हाफ। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू के मुकाबले नीचे वाली वैल्यू डबल है। तो इसका मतलब नीचे वाले के मुकाबले ऊपर वाले में जो आयंस बने हैं वो आधे हैं, या ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाले में जो आयंस है वो डबल है। इसका मतलब ये तो पूरी तरह टूटा हुआ है और ये आधा टूटा है, इसीलिए आपका फ्रैक्शन आ रहा है हाफ। ये वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की जो है, दोनों वैल्यूज में ये वैल्यू और ये वैल्यू में कितने का अंतर है, इसके मुकाबले ये आधी है। अगर ये 20 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 2 है। तो ये आधी क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आधा ही टूटा होगा, तो आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटा है। और अगर इसे अब भी समझ नहीं आता, लेट मी से कि अल्फा निकाला किसी बच्चे ने, डेल्टा CH3COOH ये उसने निकाला है, और ये फिक्स वैल्यू है, और ये 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये तो वैल्यू तब आती है, दोनों वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू कब आती है, जब इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट गया हो। और ऊपर वाली वैल्यू इसी के बराबर है, यानी ऊपर वाली में भी इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इसका मतलब अल्फा 1 का मतलब 100% आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटा हुआ है। ये फॉर्मूला आया समझ में कि नहीं आया? या कर लूं मैं अभी कैमरे पे सुसाइड? तो ये अल्फा निकालने का एक तरीका है। इससे कोई वहां आपसे ये नहीं पूछता है कि अल्फा ऐसे निकलता कैसे है, ये क्वेश्चन थोड़ी आता है 5 नंबर में, बताओ। एक बार आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अल्फा ऐसे निकलता है, सर ने एक दिन बताया था, कल को आप भूल भी जाते हैं तो भी काम चल जाता है, क्योंकि आपको याद था कि किसी दिन सर ने ये समझा दिया था कि अल्फा ऐसे निकल जाता है, तो मन में सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में चला गया हो, और वो चला ही जाएगा, आपको पता है कितने दिन से हम इक्विलिब्रियम नाम ले रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को तुमने डाला हो और वो इक्विलिब्रियम में चला जाए, आपने तो डाला था उसे पूरी तरह टूटने के लिए, मगर वो अक्सर इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में चला जाता है और वो पूरी तरह नहीं टूटता है। तो शुरुआत में ये सी लिया गया था, ये 0 0, बाद में सी में से सी अल्फा टूटा, और जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। तो जब आपके ए निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये नाम है इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो CH3COO माइनस और H प्लस CH3COOH ऐसे निकलता है, और ये कंसंट्रेशन है आपकी सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा, और नीचे है C माइनस सी अल्फा, और के ए सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा, और ये के ए आ गया आपका सी, एक सी कॉमन ले लेते हैं ना, वहां पे सन 75 की बात है, ये 11 की, सी अल्फा 1 माइनस अल्फा, एक सी कॉमन लेके एक सी घट जाएगा। अब मैं इस अल्फा की जगह अगर ये डाल लूं तो किसी को अटैक नहीं आना चाहिए, अल्फा की जगह डाला जा सकता है डेल्टा एम बाय डेल्टा नॉट एम का स्क्वायर 1 माइनस डेल्टा एम बाय डेल्टा नॉट एम। कोई सवाल है तो आप 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच पूछिए, फिर ये हट जाएगा बोर्ड से। एक बार में अटेंडेंस ले लो। सी मोलैरिटी होती है, सी तो मोलैरिटी ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये कौन सा टॉपिक खत्म हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी अब खत्म हुआ है। अब एक नया नियम आया, अब नई चीज आएंगी।
अब टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रोलिसिस, और कभी मैं ज्यादा टॉपिक का नाम हेडिंग डालता नहीं हूँ, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है। अब टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अगर दिमाग में घुसा ना दिया और इलेक्ट्रोलिसिस तबाना कर दिया तो बात रही, लेकिन ये आगे की बात है, आगे की क्लास होगी। ये है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी फिलहाल हमारे लिए एक सेंटेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होती है, नहीं, कोई रिएक्टेंट होते हैं ए बी, उनमें करंट पास कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट ए बी को सी डी में बदल देता है, ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। एक चीज बताइए, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है और उस इलेक्ट्रोड का नाम है पहले मैं इस पे चार्ज लिख देता हूँ, माइनस प्लस, इस पे चार्ज है माइनस, तो ये कैथोड है और प्लस वाला एनोड है। तो यहाँ पर एनोड के और कैथोड के साइन अलग हैं और सेल में अलग होते हैं। एनोड वो जगह होती है जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो जगह जहां रिडक्शन। साइन से इनका कोई लेना देना नहीं होता। जब आप करंट देते हैं किसी को, अभी तक इस चैप्टर में करंट हमने दिया नहीं है, कभी भी बनाया है। जब आप करंट देते हैं या कह लीजिए करंट का इस्तेमाल करते हैं बने बनाए करंट का, तो आपके कैथोड और एनोड के साइन ऐसे होते हैं। और जब आप करंट बना रहे होते हैं सेल में, या एक ऐसे कह दीजिए सेल, जो सेल होती है उसमें साइन अलग होते हैं और जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें साइन अलग होते हैं। ये दो ही तरीके के साइन हो सकते हैं। जब आप करंट दे रहे हो तो ये साइन लेने हैं। बैटरी लगी हुई है, ये देखो करंट में दे रहा हूं, बना नहीं रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे गोल्ड लेता हूं, गोल्ड क्लोराइड। आप जानते हैं करंट क्या करेगा, गोल्ड को अलग कर देगा और क्लोरीन को अलग। गोल्ड किस तरफ मुड़ेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और कैथोड पे माइनस। गोल्ड को कैथोड से क्या मिलेगा, देखो एनोड इलेक्ट्रॉन छीनेगा क्लोरीन से और वो इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड को देगा और वो कैथोड इलेक्ट्रॉन गोल्ड को वापस कर देगा। इनके बीच के संबंध को खत्म किया जा रहा है। गोल्ड ने इलेक्ट्रॉन दिए थे क्लोरीन को और इसलिए ये आपस में जुड़ गए थे और आज इन्हें अलग किया जा रहा है फोर्सफुली। तो अलग करने का तरीका है कि जो गोल्ड इलेक्ट्रॉन दिए बैठा था क्लोरीन को, उन्हें वापस दिया जाए गोल्ड को। तो ये काम करेगी एनोड, इलेक्ट्रॉन छीनेगी और कैथोड को देगी, कैथोड गोल्ड को देगा। तो गोल्ड यहाँ चिपकता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और ये इलेक्ट्रोड की शेप जो है इसका नाक पिट जाएगा, ये ऐसी हो जाएगी। समय के साथ ये इलेक्ट्रोड और मोटी हो जाएगी। आप ये सोचिए कि अंदर जो गोल्ड है वो इनफाइनाइट अमाउंट है। तो मेरा आपसे कहना है कि कितना गोल्ड यहाँ डिपॉजिट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना गोल्ड यहाँ डिपॉजिट होगा। ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक आपने स्विच ऑन रखा बैटरी का। जितने लंबे समय तक आप स्विच ऑन रखेंगे बैटरी का, उतने लंबे समय तक ये कैथोड गोल्ड को चिपकाती ही रहेगी। और अगर लंबे समय तक आपने इससे बैटरी को चालू रखा है तो इसका मतलब आप लंबे समय से चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है अंदर। और चार्ज जितने लंबे समय तक फ्लो करता है उतना ही ज्यादा चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करवाएंगे, इसका मतलब जितने लंबे समय तक आप चार्ज फ्लो कराएंगे, चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लो हो जाएगा। जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट होगा। यानी कि फैराडे का पहला नियम है इलेक्ट्रोलिसिस का, फैराडे इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी फैराडे का पहला नियम है इलेक्ट्रोलिसिस का कि
मेटल, कोई भी चीज हो, मेटल से मतलब है हमें। मास ऑफ मेटल डिपॉजिट कितना होगा, डिपॉजिट मतलब यहाँ लिबरेटेड चलेगा वर्ड, यहाँ कितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज के, यानी कितने लंबे समय तक आपने चार्ज को फ्लो करवाया, बताइए। ये आया समझ में? लिख के रख लिया करो हाँ ना, हाँ तो उंगली में पेस्ट कर लो। यस सर, यस सर वेरी गुड, ऐसे करके लिख लो, यस सर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, ऐसे करके पेस्ट करके रख लो कॉपी, और उसे जैसे ही मैं कहूं उसे पेस्ट कर दो। अच्छी अच्छी बातें क्लिप बोर्ड में। अबे बैटरी खत्म हो गई, उसकी क्या नाम है? हाँ ऐसी लाइनें चाहिए मुझे, यही लाइनें। भाई बैटरी खत्म हो गई, लेकिन मैं पूरी क्लास समझा दूंगा कैसे, ऐसे उंगली करके। खत्म हो गई उसकी बैटरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान पता नहीं मैंने क्या नहीं दिया, अभी तो ये लगा हुआ था पूरे दिन से यहीं पर ही, खूब दिया मैंने ध्यान, खराब हो रहा है। अब सुनना, मैं आगे जाके कुछ लिखूंगा 2 मिनट में और उसके बाद उसे समझाऊंगा। अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हमें इसलिए बनानी है ताकि आने वाले समय में हमें चार्ज बताया जाएगा और हम चार्ज से ये पता कर ले पाएंगे कि कितना मेटल डिपॉजिट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई कह रहा है कि इसमें करंट पास किया गया आई और टी टाइम तक करंट पास किया गया, तो आई और टी से मैं चार्ज निकाल लूंगा, जैसे निकलता होगा वो देखेंगे। चार्ज निकाल लूंगा तो मुझे चार्ज से ये पता करना है कि अगर इतना चार्ज पास हुआ है तो गोल्ड कितना डिपॉजिट हुआ होगा, गोल्ड या क्लोरीन जो भी है। मेटल के लिए चलते हैं टॉपिक। मैंने कहा जरा इस रिएक्शन को देखिए, आपको भी हर बार ऐसी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। Au3+ को जब डिपॉजिट किया जाता है तो वो Au बन जाता है, तभी वो डिपॉजिट भी होगा। Au3+ यहां जाके Au बन जाता है, यानी यहाँ जो ये मोटापा आ रहा है इसमें, ये गोल्ड का मोटापा है, गोल्ड 3+ का नहीं, गोल्ड का। तो Au3+ को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए Au बनने के लिए, और ये 3 नहीं होता, ये 3 मोल होता है। और ये एक गोल्ड नहीं है, ये 1 मोल गोल्ड है। इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, ये रिएक्शन बता रही है। 1 मोल गोल्ड, ये रिएक्शन से ही पता चलेगा लिख के। 1 मोल गोल्ड का मास होता है 197 ग्राम। इसको पता करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये 197 यू एटॉमिक मास बस याद होना चाहिए था। यू हटा के जी लगाना है, यू लिखोगे तो 1 एटम आएगा और जी लगाओगे तो 1 मोल। तो 1 मोल गोल्ड का मास है 197 ग्राम।
तो इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स इतने ग्राम गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96,500 गुलाम होता है। तो 3 मोल पर जो चार्ज है वो 3 गुणा में 96,500 गुलाम है। तो इतना चार्ज, ये वैल्यू फिक्स है हमेशा, इतना चार्ज इतने ग्राम गोल्ड डिपॉजिट करता है। तो 1 गुलाम चार्ज, इसे नीचे ले आओ, इतना गोल्ड डिपॉजिट करेगा। 1 गुलाम चार्ज इतना गोल्ड डिपॉजिट करेगा। तो अगर आप यही पता कर पा रहे हैं कि 1 गुलाम चार्ज इतना गोल्ड डिपॉजिट करेगा, तो 2 गुलाम चार्ज डबल डिपॉजिट करेगा, 3 गुलाम चार्ज ट्रिपल डिपॉजिट करेगा। तो यानी कि चार्ज की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाइए, गोल्ड के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, 1 गुलाम चार्ज से डिपॉजिट होने वाला गोल्ड, और 500 गुलाम चार्ज है तो 500 गुना डिपॉजिट हो जाएगा, 2 गुलाम चार्ज है तो 2 गुना डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या है, 1 गुलाम चार्ज से डिपॉजिट होने वाला गोल्ड। 1 गुलाम चार्ज से इतना गोल्ड डिपॉजिट होगा और इतने से इतना। एक बार देख लीजिए, ये रिएक्शन थी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, यानी 3 गुणा में 96,500 गुलाम चार्ज होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर। ये हमेशा मल्टीप्लाई इसी नंबर से करनी है। इतने गुलाम चार्ज से इतना गोल्ड डिपॉजिट होता है, 1 गुलाम चार्ज से इतना गोल्ड डिपॉजिट होगा। अगर 1 गुलाम चार्ज से इतना गोल्ड डिपॉजिट होता है तो 20 गुलाम से 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस फॉर्मूले में इस हिस्से को जेड लिखा जाता है, और जो जेड होता है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग तरीके से निकलेगा। जैसा आप देख रहे हैं, ये तो गोल्ड के लिए है 197। अब क्वेश्चन अलग मेटल या नॉन मेटल पे आता है तो वो अलग अलग तरीके से निकलेगा, लेकिन ये वैल्यू जेड कहलाती है। तो मैं ये सिखाऊंगा आपको कि अलग अलग सिचुएशन में जेड कैसे निकाला जाता है। मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए सवाल नहीं आएगा, मेटल्स के लिए तो मैं इसे समझाता हूं, है ना। कोई सवाल? 15 सेकेंड। तो ये इस वैल्यू को जेड लिखा जाता है। जेड मैंने लिख दिया। जेड आपको पता है क्या चीज है? जेड है कि 1 कूलाम चार्ज से कोई मेटल कितना डिपॉजिट होगा। जेड लिख दिया मैंने। चार्ज की जगह आई गुणा में टी लिख दिया, ये 10वीं से सीखा है मैंने। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की जगह आई मल्टीप्लाई टी लिख सकते हैं। ये क्यू है, क्यू की जगह आई मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई आई इंटू टी। ये फैराडे का पहला नियम था इलेक्ट्रोलिसिस का। नियम ये है कि जितने ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज पास करोगे उतने ही ज्यादा मास मेटल का डिपॉजिट होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जेड लिखना सिखाऊंगा, 1 मिनट में मैं जेड लिखूंगा कई सारे, और फिर मैं आपको वो 2 मिनट में समझा दूंगा।
तो जेड लिखने का मतलब होता है कि 1 कूलाम चार्ज से कोई सा मेटल कितना डिपॉजिट होगा। दोबारा सुन लीजिए, जेड लिखने का मतलब होता है कि 1 कूलाम चार्ज से कोई मेटल कितने ग्राम डिपॉजिट होगा। इनके पीछे ग्राम आना चाहिए सबके। 1 कूलाम चार्ज से कोई मेटल कितना डिपॉजिट होगा, 1 कूलाम चार्ज से कोई मेटल कितना डिपॉजिट होगा, इसे कैसे लिखा गया है? जैसे आपने देखा एजी, तो आपको एक चीज का सेंस होना चाहिए कि एजी बनाता क्या है, एजी प्लस। ये चार्ज आपको पता होने चाहिए। ये चार्ज वैसे लिखे हुए दिख जाते हैं। तभी मैंने न्यूमेरिकल करे तो मेरे को या किसी बच्चे को ऐसी समस्या आई नहीं है कि चार्ज पता नहीं चल रहे हैं। एजी से एजी प्लस, तो जैसे आपने एजी देखा, एजी का मोलर मास लिखिए 108, एटॉमिक मास बोल लीजिए इसे चाहे, एटॉमिक मास यू में होता है, मोलर मास ग्राम में। तो 108 यू, एटॉमिक मास 108 ग्राम, मोलर मास, तो मोलर मास लिखा, चार्ज कितना है 1 प्लस, तो ये 1, 96,500। मोलर मास कितना है 55, चार्ज कितना है 2, 96,500। मोलर मास पता नहीं है, 3 की मल्टीप्लाई की 96,500। मोलर मास कितना है 56, चार्ज कितना है 2, 96,500। मोलर मास कितना है कॉपर का 63.5, चार्ज कितना है 2, 96,500। सोडियम मोलर मास कितना है 23, चार्ज कितना है 1, 96,500। गोल्ड मोलर मास कितना है 197, चार्ज कितना है 3, 96,500। प्लेटिनम मोलर मास कितना है पता नहीं, चार्ज कितना है 4 गुणा में 96,500। लिख दोगे ना जेड सबका? हाँ, तो ये उल्टा हो गया, लिखने में 2 मिनट लगे, समझाने में 1, उल्टा हो गया वो। एक नियम समझाऊंगा इतने प्यार से कि देखते ही समझ में आने लग जाएगा, उस लॉ से ही प्यार हो जाएगा। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बड़ा आसान है, मैं 2 मिनट लूंगा उसे लिखने में। यहीं खड़े रहना, बस मुझे देखते रहना है। ये फैराडे का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर मैं ऐसे टॉपिक भी आसानी से नहीं समझा पाया तो क्या मैं फिर घंटे का टीचर हूँ? क्या टीचर हूँ मैं फिर? अब देखो, लेट सपोज कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है।
एक में कॉपर आयन है, एक में गोल्ड है और एक में सिल्वर आयन है। आपके पास छूट है कि आप सॉल्यूशन में ये मान लीजिए कि सिर्फ गोल्ड है, या मान लीजिए सिर्फ Ag प्लस है और सिर्फ Cu2 प्लस है। ये तीन अलग अलग बर्तन है। अब इन तीन अलग अलग बर्तन में एक मोल इलेक्ट्रॉन पास किए गए, या एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है ना। देखो, अगर तुम चार्ज पास कर रहे हो तो चार्ज तो सेकेंडरी चीज है, आप क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पास किया आपने तीनों सॉल्यूशंस में, एक मोल इसमें, एक मोल इसमें, एक मोल इसमें। हमें ये देखना है कि किस केस में मेटल ज्यादा डिपॉजिट होगा, मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, नंबर नहीं मेटल का, मास। चलिए देखते हैं कॉपर को। 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए, और 1 मोल का मास होता है 63.5। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट करेगा। और मैं इसे सॉल्व करके लिख दूं, है ना। ये है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से 18, 3 पंजे 15, 3 से। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। क्या ये जेड लिखा हुआ है? नहीं, ये जेड नहीं है, इसमें 96,500 नहीं लिखा हुआ है। वो होता था 1 कूलाम चार्ज इतने ग्राम। ये 1 कूलाम चार्ज नहीं है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन 197 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना गोल्ड डिपॉजिट करेंगे, यानी 65.66। सेम ऐसे ही सिल्वर के लिए। अब ये जो चीज होती है ना, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ये शब्द ज्यादातर आता है अगर आप एग्जाम। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता है, पता नहीं तुम्हारे बात समझ में क्यों नहीं है, तुम्हारे सर पे जू क्यों नहीं रेंगती है। आजकल कंपटीशन में भी एनसीईआरटी ही आती है। कभी ना कभी जू रेंगेगी जब आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताएंगे। एनसीईआरटी आती है, आप पेपर तो उठा के देखिए लास्ट ईयर का। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। कैसे निकलता है? मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। मोलर मास, अब देखना है कितना चार्ज है, 2+। मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज, कितना चार्ज है, 3+। मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। तो 1 मिनट रुको। क्या है ये? एजी के लिए मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज, तो इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। तो आप देख रहे हैं, मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे ही मैं वो सेंटेंस बोलूं तो उसको सुनना है, समझना है, और फिर वही वो सेंटेंस ही नियम होगा। आपको बताना है कि वो सेंटेंस आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर मैं सेम क्वांटिटी में अलग अलग सॉल्यूशंस में सेम क्वांटिटी में चार्ज पास करूं, तो सबसे ज्यादा मास उसका डिपॉजिट होगा जिसका इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है। दोबारा, इसे आपको 4 बार मौका दिया जाएगा ना। अगर मैं सेम क्वांटिटी में अलग अलग सॉल्यूशंस में चार्ज पास करूं, तो सबसे ज्यादा मास वहां डिपॉजिट होगा जिस मेटल का इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है। अगर मैं सेम क्वांटिटी में अगर मैं सेम क्वांटिटी में अलग अलग सॉल्यूशंस में चार्ज पास करूं, तो सबसे ज्यादा मास उसका डिपॉजिट होगा जिसका इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है। एक आखिरी बार, अगर मैं अलग अलग क्वांटिटी में नहीं, अगर मैं अलग अलग सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी में अलग अलग सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो वहां सबसे ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा जहां इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है, सिल्वर। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सिल्वर ही डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम तीनों में। आया समझ?
तो ये थी दिए और तूफान की कहानी। इस तरह रात भर दिया तूफान से लड़ता रहा। और इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम अगली क्लास में। हाँ जी, हम अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। पहले एक्सरसाइज के बीच के मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, उसे आप सॉल्व करना। जो नहीं होंगे क्वेश्चन उनके मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि कोशिश करूंगा, दूंगा ही क्यों नहीं, क्योंकि मुझे चौथे चैप्टर पे जाना है जल्दी, चौथे पे और पांचवे पे आधा सिलेबस कराना है पहले पेपर से पहले, और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने मल्टीपल चॉइस। तो थोड़ा तेज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा इसके, लेकिन मैं आपको 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दे दूंगा और वो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको एक डेट दे दूंगा कि यहाँ तक, इस डेट तक आप मुझे उसे सॉल्व करके देंगे सॉल्यूशंस के साथ। मल्टीपल चॉइस होगा मगर आप सॉल्यूशंस के साथ भेजेंगे उसे। 50 है बुक के अंदर है, 50 उसके 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। फिर इतने क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं आगे, यहाँ काम डबल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फोर्थ बहुत भयंकर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, थोड़ा बहुत नहीं, डेंजरस। और उसके बाद नहीं है न्यूमेरिकल, उसके बाद आप चैन से आराम कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं आगे चैप्टरों के, है ना? ऐसे ही सोच रहे हो ना तुम? हाँ ऐसे ही सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल चले जाएंगे तो उसके बाद आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है न्यूमेरिकल वाली, देख के पहचानना पड़ता है उससे। फिजिकल नाम आसान है फिजिकल, लेकिन कठिन होती है। बाय।